Dosto, welcome to MA TV Studios. As you know, we are here from 9:30 to 10:30 p.m. every Wednesday. एंड इस प्रोग्राम में हम कई दफ़ा बात करते हैं, अंग्रेज़ी में होती है, सिर्फ अंग्रेज़ी में बात होती है, पंजाबी में होती है, हिंदी में होती है, एक दो दफ़ा हमने गुजराती में भी प्रोग्राम किया। तो आज हिंदी और अंग्रेज़ी में बात करेंगे और हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े माननीय गेस्ट हैं कैलाश बुधवार जी। Kailash Budhwar, he is international consultant and political analyst, and he is a regular commentator on Indian subcontinent. He was born in Kanpur and बड़ा लंबा कैनवस और लाइफ है इनकी और इनकी ज़िंदगी बड़ी हो हमारे पास रहें हमेशा लिए। तो इनका स्वागत करते हैं। बुधवार जी, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। खैर मकदम। मेरे लिए प्रिविलेज है कि आपके साथ बात करने का मौका मिल रहा है। देखिए, मैं आपकी तो बहुत इतनी ज़्यादा सर्विस है। देखो, इंडियन हाई कमीशन में आप रहे इस कंट्री में। पहली दफ़ा मेरे ख्याल जब आए तो आप इंडियन हाई कमीशन की सर्विस के लिए नहीं, मैं सीधे बीबीसी में आया था। बीबीसी वर्ल्ड सर्विस में सिलेक्शन वहाँ इंडिया में हुआ था। वो बड़ा लंबा प्रोसेस था सिलेक्शन का। लेकिन जब मुझे बुलावा भेजा गया तो मुझे करीब 6 महीने लगे सोचते हुए कि मैं मुल्क छोड़ूं या न छोड़ूं। असल में बड़ा झिझकता था मुल्क से बाहर आने में। लेकिन फिर भाई ये जब से आया हूँ तो मैंने कभी ये मलाल नहीं किया कि मैंने मुल्क क्यों छोड़ा। यहाँ आने के बाद मुझे जो मिला है वो सारा आंखों पर। क्योंकि जब हम हमारे जो जद्दी मुल्क होता है वहाँ हमने जन्म लिया, वहाँ एजुकेशन ली, वहाँ हमारे रिश्तेदार दोस्त सभी होते हैं। इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू डिटैच योर सेल्फ एंड लिविंग इन एन अदर कंट्री। थोड़ी हो जाती है, नॉस्टैल्जिक भी रहता है थोड़ी देर के लिए। This place was totally new to me. I didn't have any friends. I didn't have any relations. And back home, I was doing well. I was doing a job which was recognized. And because it was such a change with children and household and wife. There are so many issues. Behind, these responsibilities are so huge. So it took me some time to decide. Actually, I had a very terse letter from the senior personnel officer of the BBC. He wrote to me, are you serious about coming or not? Because every time they asked me to send a photograph you used to hesitate. I just didn't. So they were worried. But finally when I came, I realized it was not a mistake. I was very happy that I joined BBC. When we talk about BBC World Service, when you go abroad, other countries, America, Canada, India, wherever you go, and we feel as British, we feel proud that we go BBC World Service, which is considered to be very neutral and people trust that service. आपने यहाँ बहुत मतलब एक सिक्के बंद और रिस्पेक्टेबल अदारा है BBC वर्ल्ड सर्विस। तो इसके साथ मेरी थोड़ी सी इमोशनल सांझ ये हुई कि बलाज सानी आपको भी मिले हुए क्योंकि आप थिएटर में भी काम करते रहे हैं। तो बलाज सानी ने एक कॉलम लिखा करते थे, प्रीतड़ी पंजाबी का मैगज़ीन है जिसमें मेरा कॉलम भी था, समुद्रों पार मेरा कॉलम था, और सानी जी का था पंजाबी में मेरी जज्बाती डायरी। तो वो मेरी जज्बाती डायरी में वो BBC वर्ल्ड सर्विस का भी जिक्र करते थे क्योंकि यहाँ वो रहे थे। फिर उनकी जो बीवी थी दमयंती, जिसे वो प्यार से दम्मो कहते थे, वो भी वहाँ रह चुकी हैं। तो एक ऐसे अदारे से आप वाबस्ता हैं, उसके साथ अटैच रहे हैं जिसमें बड़े बड़े लोग। आपने सही फरमाया। बलराज साहनी तो जाने माने एक्टर, अभिनेता, प्रोड्यूसर। उसके साथ हरीश खन्ना जो बाद में डायरेक्टर जनरल बने दूरदर्शन के। जी। ये लोग, इन्होंने शुरुआत में BBC की हिंदी सर्विस ज्वाइन की थी। और जॉर्ज ऑरवेल जो इतने बड़े उपन्यासकार हैं, वो हमारे यहाँ राइटर का काम करते थे। और 1984 वाले 1984 का बड़ा प्रसिद्ध नॉवेल है। तो उस जगह पहुँचना मेरे लिए बिल्कुल ड्योढ़ी पर मत्था टेकने की तरह था। लेकिन पहुँचने के बाद मैंने अचानक रियलाइज़ किया कि BBC क्यों सुना जाता है। लोग दूसरे मुल्कों में BBC सुने बिना नहीं रहते, उसकी वजह है। और सीधी साधी एक लाइन में वजह ये है कि कोई भी सच छिपाया नहीं जा सकता। हजार पर्दों के पीछे भी झूठ जो है वो बाहर निकल करके आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और BBC की एक ही पॉलिसी है कि उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। वहाँ हर कोशिश यही होती है कि जहाँ तक पॉसिबल हो
असलियत का पता लगाया जाए, और बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के, बिना किसी इकोनॉमिक कॉमर्शियल दबाव के लोगों को सही बात पता चल सके। क्योंकि जो बीबीसी है इट इज़ रन विद टैक्स पेयर्स मनी, और लाइसेंस हमें लेना पड़ता है £145। जी हाँ, तो ना तो इसमें कोई कमर्शियल्स होते हैं, किसी का एज यू पुट इट राइटली, किसी का कोई प्रेशर नहीं है, और इसकी जो पॉलिसी है दैट इज़ पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी। जी हाँ, उसकी वजह यही है, मैंने कह दिया, हर कोई, सिर्फ यहाँ नहीं, हर मुल्क में जहाँ भी आप जाएं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिना बीबीसी की खबरें सुने रह नहीं सकते। बेशक। और कमाल यह है कि जब हम लोग ब्रॉडकास्ट करते थे हिंदी में, तो हिंदी का ब्रॉडकास्ट और उर्दू का ब्रॉडकास्ट और बंगाली ब्रॉडकास्ट, ये सब बाकायदा हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में लगातार सुना जाता था। तो जो लोग हिंदी सुनते थे वो उर्दू भी सुनते थे, और जो बांग्ला सुनते थे वो हिंदी उर्दू दोनों सुनते थे। तो उसकी वजह ये थी कि लोगों का एतबार था, लोग जानते थे कि जहाँ तक होगा उन्हें सही खबरें और उसकी सही समीक्षा, उसका सही कमेंट मिलेगा। डू यू थिंक इन दिस डे एंड एज, दिस इज द डे, दिस एज ऑफ इंटरनेट, द कम्युनिकेशन इतनी फास्ट हो गई है, दुनिया के एक हिस्से में बात होती है दूसरे तक पहुंच जाती है, कैमरा इज एवरीवेयर, पीपल लाइक टू लुक एट द पिक्चर एंड एवरीथिंग. Do you think BBC World Services is not that popular now? I would say it's a very big challenge because Sati Saab, you must recognize the technological progress that has happened in the last 25 years. It is much faster than what happened on globe in the last 50,000 years. No other era can match what has happened in the last 25 years. And therefore, with the arrival of satellites, with internet, with mobiles, with instant technology reaching from home to home, you can ring anybody sitting here at any corner of the earth and you can talk. So this accessibility, this reach has changed our world. We have become a small global village, and therefore BBC would have to struggle to survive and realize and find new ways so that it doesn't lose its prime spot. Because when we talk about the advertisement, if you go to other countries where we have BBC television, they do the commercials as well, because that is how they earn the money from abroad as well, which is not a bad thing itself. No, what the BBC doesn't do those commercials. No. The arrangement I'm talking about the television. Even in television, what BBC does is, it has been handed over to a company. The company spends money to make BBC get the satellite and have its slot, but then that particular company organizes those adverts. That you're right there, but at the end of the day, it is the name BBC, which you said is unique and respectable. It will remain respectable. Okay, moving from there, एक कहावत है कि भाई once a broadcaster, always a broadcaster. तो आपने 1994 से, सॉरी बेग योर पार्डन, 1970 से 1992 तक 12 ईयर तक BBC वर्ल्ड सर्विस में काम किया. मुझे मौका मिला. Do you sometimes feel you miss it? नहीं भाई, I have been very lucky. Even after retirement, I have been invited not only by the BBC, but very many international channels. I keep in touch. I keep an eye on what is happening in the subcontinent, and therefore they regard me as an expert on Indian subcontinent. So I get invited by these various channels to comment and analyze and provide the background of what is happening in India or Pakistan or Bangladesh or Sri Lanka. Yeah, obviously, you picked up a lot of experience on the way. One thing, and secondly, I keep in touch. I am a news addict, so I can't live without the news. You're like me, actually, reading all the time. Yes, quite right. I follow the news, and I have been very lucky. So even after retirement, in a way, I am keeping in touch. Right. क्योंकि जो broadcasting है सिर्फ BBC वर्ल्ड सर्विस पर ही नहीं, आप ऑल इंडिया रेडियो 1957 में थे, आप वहाँ लखनऊ में थे, 1960 to 1961. When we talk about, भाई मुझे बड़ा प्रिविलेज है साथी साहब कि ऑल इंडिया रेडियो के 2 ऑल इंडिया सिलेक्शंस में मैं टॉप पर आया. मुझे सिलेक्शन लेटर मिले जो कि अब भी मेरे पास हैं, और मुझे वो मुकाम मिला जो वहाँ
बड़े मशहूर अंग्रेजी के ब्रॉडकास्टर थे डी मेलो। ओह यस, उनकी कैटेगरी में वो अंग्रेजी में खबरें पढ़ता हाँ, तो उनकी कैटेगरी मुझे रखा गया। हाँ, लेकिन जैसा कि होता है, ऑल इंडिया रेडियो मैंने ज्वाइन किया, 2 बार मैं सेलेक्ट हुआ, 2 बार मैंने ज्वाइन किया, लेकिन बजाय मुझे वो जगह देने के लिए जिसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ था, मुझे उन्होंने प्रोग्राम अनाउंसर की जगह दे दी या विविध भारती में रख दिया। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो मुकाम मेरा है, जिसके लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, जिसके लिए मैंने टॉप किया है, वो दो। जब तक मुझे आप वो नहीं देंगे, मैं ये दूसरी जगहों पे क्यों टिकूंगा। और दूसरी बात है कि मैं बड़ी रिस्पेक्टेबल जगह पर सीनियर हाउस मास्टर था, वहाँ आराम से ज़िंदगी बसर कर रहा था, पढ़ा रहा था, और इसलिए 2 बार मैंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया। लेकिन चूंकि मेरी जगह मुझे नहीं मिली, तो भाई मैंने अलविदा कहा, उनसे माफ़ी मांगी और चला आया। और व्हेन वी टॉक अबाउट ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली स्पेशली, मैं पढ़ा था और बात भी की थी उपेंद्र नाथ अश्क जी से, और उनके साथ मंटो भी वहाँ हुआ करते थे, और बहुत से लोग थे, फिर कृष्ण चंद्र थे, और बाद में फिर प्रोग्राम देते थे अमृता प्रीतम, वहाँ प्रोग्राम दिया करते थे। अमृता प्रीतम के साथ मुझे काम करने का मौका मिला जब मैंने दिल्ली गया और दिल्ली स्टूडियो मैंने ज्वाइन किया, तो बहुत सीनियर थी और मैं बिल्कुल नौसिखिया था, लेकिन मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और करतार सिंह दुग्गल भी थे वहाँ। हाँ बिल्कुल। सो ऑल दीज पीपल, वेरी लर्नड पीपल, वेरी रिस्पेक्टेबल पीपल, टॉप राइटर्स। वो आप मुझे पता नहीं कि आप मंटो को भी मिले थे या नहीं, क्योंकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी उनका फैन हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला भाई। When we, because you are also a poet, you are also a writer, and you must have read Amrita Preetham, you must have read other people as well. When we talk about the short story, Krishan Chandra or Rajendra Singh Bedi और अपने मंटो, तो अगर मैं कहूँ कि राजेंद्र सिंह बेदी, मंटो एंड कृष्ण चंद्र, तो किसको आप कहेंगे कि उसकी कहानी जो बहुत भाई देखिए, ये तो सब अपनी अपनी जगह पर हैं, इन्हें किसी तराजू पे तौलना बड़ा जुल्म है। बाकी इनकी अपनी खूबियाँ हैं, और आप जिसको पढ़ते हैं उसको मुरीद हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी अपनी अपनी जगह है, उनका अपना स्टाइल है, उनकी अपनी कलम, उनका अपना लिखा कमाल है, जो आज नहीं सदियों तक रहेगा, और सब अपनी जगह पर हैं, और सब हमारे लिए उतने ही रिस्पेक्टेबल हैं। तो उपेंद्र नाथ अश्क को भी आप मिले होंगे जरूर? हाँ, बहुत अच्छी तरह मिला, और उपेंद्र मेरे साथ काम करने यहाँ आया था। जी। तो वो यहाँ आए, 6 महीने रहे, और उनसे अक्सर मुलाकात होती थी। और यहाँ जब आए थे तो मैं भी उनको मिला था, और उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू की थी, जो मेरी किताब है निगे मित्र मुलाकात, पंजाबी में किताब है, उसमें उनके इंटरव्यू शामिल है। और उन्होंने बहुत बातें मुझे बताई मंटो के बारे में, कृष्ण चंद्र के बारे में, बहुत लोगों का उन्होंने जिक्र किया। एंड वो मुझे हैरानी हुई, जब लोगों से बात करते हो तो कितनी चीज़ें बाहर आ जाती हैं कि ये लोग तो कुछ और हैं, हम कुछ और सोचते थे। उपेंद्र नाथ अश्क जो है, वो जो जिस पेपर की मैं बात कर रहा था, मैगजीन प्रीत लड़ी, उसके एडिटर हुआ करते थे उर्दू सेक्शन के, क्योंकि पहले वो उर्दू में पब्लिश हुआ जाते थे। मुझे याद है जी, जब उपेंद्र नाथ अश्क यहाँ आए, तब तो अरसा हो चुका था, लेकिन जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था, तब उपेंद्र नाथ अश्क बतौर राइटर, उनका बेस इलाहाबाद था, और उनकी एक वहाँ उस समय ड्रामे की कंपनी थी, नीता, नॉर्थ इंडियन ड्रामेटिक सोसाइटी, तो बाकायदा मैं उसका सेक्रेटरी था। तो वहाँ मेरी मुलाकात अश्क जी से उस जमाने की थी, जब यानी 54 में वहाँ नाटक होते थे, तो मैंने उनमें हिस्सा लिया है, और अश्क जी उस पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप के इंचार्ज थे। क्या बात है। तो थिएटर की बात चली है, तो मैं देख रहा था कि आपने वो पृथ्वी थिएटर बॉम्बे में जो था, वहाँ भी काम किया है फ्रॉम 54 to 55, 1 ईयर के लिए। तो उसके बारे में, हम तो उम्र में भी मैं छोटा था उस समय, तो खासकर मुझे इतनी समझ नहीं थी, लेकिन आई वॉज ग्रेट फैन ऑफ पृथ्वीराज। और उसके बाद फिर जब मैं वहाँ कॉलम लिखता था, तो हमारी चिट्ठी पत्र थी उसके साथ राजस्थानी के पास, तो इसका बहुत सी किताबों में जिक्र आता है इस थिएटर का। बहुत आपने सही कहा। तो आप कैसे अटैच थे उसके साथ? भाई मुझे एक्टिंग का नशा था, और जब मैं कॉलेज में था तब सिर्फ ड्रामों में हिस्सा नहीं लेता था, ड्रामा प्रोड्यूस करता था, और अपने कॉलेज में या अपनी यूनिवर्सिटी में हमेशा मुझे हीरो का रोल मिलता था। और पृथ्वीराज जी उस जमाने में, जब मैं अभी यूनिवर्सिटी में था, मुझे पहचान गए थे। तो एमए पास करने के बाद मेरा इरादा सिर्फ एक्टिंग करने का था। मैं सीधा बम्बई गया, और उनकी बड़ी खूबी
कि उन्होंने कुछ पहचान करके मुझे अपने थिएटर में जगह दी, और पृथ्वी थिएटर्स में पहुंचने के बाद लगातार मैं उनके साथ जहाँ जहाँ उनके शो होते थे जिस शहर में, वहाँ जाता था। और साल भर के भीतर मुझे एक ऐसा रोल मिला जो अभी शम्मी कपूर को नहीं मिला था। वो रोल था गद्दार, एक उनका बड़ा मशहूर नाटक था गद्दार में सलीम का। ये बाकायदा साइड हीरो जो उनका अपना रोल था, उसके साथ मेन यंग हीरो था, तो वो रोल मुझे करने का मौका मिला। तो इसलिए मैं उस वक्त तो ये समझिए कि पैर ज़मीन पर नहीं पड़ते थे, क्योंकि थिएटर्स का आर्टिस्ट सारे शहरों में जगह जगह धूम, और इसके बाद ऐसे रोल मिलने का मौका। कभी आपने ये भी सोचा था कि भाई फिल्मों में भी जाना चाहिए, कि अगर आपको वहाँ थिएटर में हीरो का रोल मिलता है और ऐसे लोग आपके साथ काम कर रहे थे, बिलाल सानी जैसे और पृथ्वी कपूर जैसे और लोग भी, तो कभी सोचा था कि नहीं, आपने सही फरमाया। जब मैंने पृथ्वी थिएटर ज्वाइन किया, उस समय तक वहाँ से 13 प्रोड्यूसर्स निकल चुके थे जो फिल्मों में काम कर रहे थे, और ये तमाम विनोद सहगल, शंकर जयकिशन, ये सब थिएटर के प्रोडक्ट थे। तो हर कोई वहाँ स्टेपिंग स्टोन मानता था। मैं भी जब थिएटर में गया तो मेरी नज़र भी फिल्मों पर थी, लेकिन बात यह है कि फिल्मों की जिंदगी, फिल्मों की कश्मकश और फिल्मों की गंदगी ये इतनी सख्त है कि कुछ ही दिनों में उस घुटन में मैंने तय किया कि नहीं भाई, मेरी जिंदगी चाहे मैं वहां ना पहुंचूं जहां पे पहुंचने का मेरा इरादा था, लेकिन मैं चैन की जिंदगी गुजारूंगा। इसलिए नहीं जाऊंगा। मैं बंबई से भाग करके उस तरह घर जैसे नौजवान लोग घर से बंबई जाते हैं। क्योंकि मैं वो पढ़ रहा था उनकी जीवनी दिलीप कुमार की, जो सायरा बानू ने लिखी है। वो बोलते थे क्योंकि काफ़ी बीमार रहते हैं आजकल, तो उन्होंने डिक्टेट किया, उसने लिखी, तो बड़ी अच्छी दिलचस्प किताब थी। उसमें भी थिएटर का जिक्र था, प्राण थे, उन्होंने भी किया है। खासकर बिलाल सानी ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है मेरी फिल्मी आत्मकथा। वो मेरी फिल्मी आत्मकथा में भी वो थिएटर की इतनी बात करते हैं। ही वाज एक्चुअली a theatre man. When you were talking to him, बिलाल सानी, what kind of impressions you had? भाई देखिए, जिनको थिएटर का नशा है, आप जान लीजिए, फिल्मों में जो एक्टिंग का मौका मिलता है वो टुकड़ों में होता है। क्योंकि आप जो भी रोल करते हैं वो कुछ सेकंड, कुछ मिनट के लिए आप आते हैं और फिर वो बंद हो जाता है, और कहाँ का कहाँ टुकड़ा जुड़ेगा इसका आपको अंदाज नहीं होता। लेकिन थिएटर का नशा अलग है। थिएटर में जो रोल आप करते हैं, आप उस रोल के अंदर खुद इनकारनेट हो जाते हैं, वो रोल आपका हो जाता है, और वो जो 2.5 घंटे 3 घंटे स्टेज पर आपको मौका मिलता है, आप नहीं रहते, आप वो रोल बन जाते हैं। और इसलिए कोई ताज्जुब नहीं है कि बलराज साहनी और पृथ्वीराज जैसे लोग थिएटर को ज़्यादा पसंद करते थे। क्योंकि कुछ ऐसे एक्टर और एक्ट्रेसेस भी हैं, वो बहुत पैसे कमाते हैं फिल्मों में, लेकिन फिर भी कभी ना कभी दे प्रेफर टू गो ऑन द स्टेज, थिएटर, लाइव थिएटर जो है। मुझे याद है कि बहुत सालों की बात है, शायद 80s की होगी, कि एलिजाबेथ टेलर, वो वहाँ जहाँ वेस्ट एंड में एक वो प्ले का नाम था द रनिंग फॉक्सेस। तो मुझे मौका मिला, मैं और मेरी बीवी हम गए वहाँ देखने के लिए। तो बाद में हमें थोड़ी सी हेलो भी हुई, वो बात कहाँ करते हैं। तो बाद में उनकी टेलीविज़न पर इंटरव्यू थी, मेरा ख्याल है कि रॉबिन डे के साथ थी। तो उस इंटरव्यू में उसने कहा कि रॉबिन डे ने कहा कि भाई, यू आर अर्निंग लॉट ऑफ मनी इन फिल्म, ये थिएटर में कितने पैसे आपको मिलते होंगे, जितनी, क्योंकि थिएटर की कैपेसिटी लिमिटेड होती है। तो वो कहती है बात यहाँ पैसे की नहीं होती, बात ये होती है कि यू आर इन फ्रंट ऑफ लाइव ऑडियंस, एंड उनके जो हाव भाव हैं उनको आप देखते हैं, एंड देन यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। और एक अच्छे एक्टर के लिए इट इज़ नेसेसरी दैट ही और शी शुड हैव द एक्सपीरियंस ऑफ थिएटर। इसी तरह से आज बड़ी मशहूर एक्ट्रेस है निकोल किडमन, वो भी गया वहाँ थिएटर में काम कर चुके हैं। बड़े बड़े लोग जो थिएटर में काम करते हैं। टेलर नहीं, हॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार बाकायदा इस बात के लिए, रिचर्ड बर्टन ने भी किया, इस बात के लिए तरसते हैं कि यहाँ वेस्ट एंड में थिएटर इतना मशहूर है, वेस्ट एंड में आकर के बाकायदा वो थिएटर में हिस्सा लें। जी, तो व्हेन वी टॉक अबाउट जो थिएटर की बात है, क्योंकि पंजाबी और हिंदी में भी बड़े आला किस्म के लोग हैं जो थिएटर मतलब नाटक लिखते हैं। हमारे पंजाबी में बलवंत गार्गी थे,
अब तो नहीं रहे इस दुनिया में, उनका भी बड़ा नाम था। अब इन ड्रामे लिखता था और प्ले करते थे आप। बात यह है, ये एक ट्रेजेडी थी कि हिंदी में रंगमंच के लिए अच्छे नाटक नहीं लिखे जा रहे थे। रंगमंच के नाटक अलग होते हैं। जहाँ तक रंगमंच का सवाल है, उसकी डिमांड्स अलग हैं, उसकी ज़रूरतें अलग हैं। और ये बड़ा दुर्भाग्य था कि उस ज़माने में रंगमंच के लिए हिंदी में अच्छे नाटक नहीं लिखे गए थे। इसलिए पृथ्वीराज जी के साथ एक टीम थी जो बाकायदा पृथ्वी थिएटर्स के लिए नाटक लिखती थी। और जब मैं वहाँ था तब पृथ्वीराज जी बहुत कीन थे कि मैं थिएटर के लिए नाटक लिखूं। वहाँ से चले आने के 2 साल बाद मैंने थिएटर के लिए बाकायदा नाटक लिखा। अच्छा जी। उन्होंने मंजूर किया और तय था कि वो नाटक खेला जाएगा। लेकिन उसके बाद थिएटर बंद हो गया। वो बात रह रह गई गई। और वो बात रह गई। लेकिन वो नाटक आज भी मेरे पास मौजूद है, क्योंकि मैंने पृथ्वी थिएटर्स के लिए लिखा था। हाँ, क्योंकि वो उस दफ़ा ये भी था ना कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इरा विच वाज 50s और 60s इरा। वहाँ वो ट्रैवलिंग थिएटर भी होते थे, वो गांव-गांव जाते थे, खेलते थे। और बलवंत गार्गी ने मेरी इंटरव्यू में कहा था कि भाई पंजाबी में और हिंदी में और दूसरी ज़बानों में हम जो ड्रामे लिखते हैं वो स्टेज की नज़र से नहीं लिखते, पढ़ने के लिए नज़र लिखते हैं। और जो लोग स्टेज पे काम करते हैं, डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, वो उसको अपनी ज़बान में उसको डाल लेते हैं। हाँ, लेकिन कमाल ये था कि हमारे यहाँ स्टेज की परंपरा थी जी। हमारे यहाँ बाकायदा रामलीला, रासलीला, नौटंकी, इस तरह के प्लेज स्टेज किए जाते थे। तो हमारे यहाँ बड़ी लंबी परंपरा है स्टेजेस की। लेकिन लिखे हुए नाटक जो कि खेले जा सकें, उस समय उनकी कमी थी। पर अब नए नाटककार बहुत से Do आते you हैं। think we Indians, whether we are living here or not, when I go to theater, I hardly see any face, Asian face or Indian face. Do you think we are less interested in theater? नहीं, वी आर इंटरेस्टेड इन थिएटर भाई, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग मार्च. You have to devote your whole life to this, and you can't be sure of the return. I'm talking about the audience और दर्शक जो है। नहीं, ऐसा है, यहाँ के जो दर्शक हैं वो तो जिंदगी में इतने उलझे हुए हैं जो नहीं जा पाते। लेकिन जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के विजिटर्स आते हैं, बड़े वीआईपीज और दूसरे राइटर्स और दूसरे जर्नलिस्ट, और मैंने हमेशा उनको थिएटरों में देखा है। तो जब भी मैं थिएटर में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अपने यहाँ से आए हुए विजिटर्स थिएटर का शौक है, आते हैं। और फिर ये मुल्क तो मशहूर है थिएटर के लिए, बिल्कुल है। तो मक्का है थिएटर का। हाँ जी, चलो मूव करते हैं, थिएटर से बाहर निकलते हैं। तो आपने ओके, वी आर गोइंग फॉर ए ब्रेक। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कैलाश बुधवार जी, और मेरी खुशकिस्मती है कि इन्होंने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत अच्छी बातचीत हो रही है, इनसे कुछ हिंदी में नज़में भी सुनेंगे और बातें भी करेंगे। थोड़ी देर हम एक ब्रेक पर जाएंगे। दोस्तों, वेलकम बैक टू MATV स्टूडियोज़। थोड़ी देर के बाद आप स्क्रीन पर देख सकेंगे मेरा ईमेल आईडी। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आज का जो प्रोग्राम आपको कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी खुशकिस्मती है, अगर नहीं अच्छा लगा तो बताइए क्यों नहीं अच्छा लगा, ताकि हम इम्प्रूव करते रहें अपने प्रोग्रामों को। तो आज हमारे पास हैं कैलाश बुधवार जी, BBC वर्ल्ड सर्विस में काम कर चुके हैं। इंडियन हाई कमीशन में 94 टू 95 तक मीडिया एडवाइज़र थे। फिर BBC वर्ल्ड सर्विस में आप एडिटर, प्रोड्यूसर, ब्रॉडकास्टर, एंड ही वाज आल्सो हेड ऑफ हिंदी एंड तमिल सर्विसेज from 1979 to 1992, and he got special responsibility. He had special responsibility in South Asian news and current affairs. And सैनिक स्कूल करनाल इंडिया में 1961 से 70 तक सीनियर हाउस मास्टर रहे एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ऑल इंडिया रेडियो की हम बात कर चुके हैं। और विकास विद्यालय पब्लिक स्कूल रांची इंडिया में 1956 से 60 तक आप हाउस मास्टर और हेड रहे। और पृथ्वी थिएटर की भी हम बात कर चुके हैं। बहुत मसरूफ़ है, इनकी मेहरबानी कि यहाँ आए। ही इज़ अ लाइफ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट्स, जिससे आ रहे हैं लंदन में। कमेटी के जर्नलिस्ट एसोसिएशन में हैं, कमेटी इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन यूरोप के हैं।
He is a former member of Radio Academy and member of BBC Club and specialist speaker Center for International Briefing. तो हिंदी की हम जब बात करते हैं, आपने हिंदी में एमए की है, हिंदी से जुड़े हुए हैं और इलाहाबाद से आपने हिस्ट्री की और एमए की है, लेकिन हिंदी के साथ आप काफ़ी जुड़े हुए हैं। हिंदी में आप ब्रॉडकास्ट करते रहे हैं और तमिल में भी आप जुड़े हुए हैं। लेकिन हिंदी की जब बात करते हैं तो मेरे पास पिछले हफ्ते एक गेस्ट थी, उन्होंने कहा भाई हिंदी जो है इसको तो इंडिया में भी कोई बोल के राज़ी नहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, और हम वी फील सेफ एंड कॉन्फिडेंट speaking in Hindi in London rather than in Delhi. Why we got the inferiority complex about our languages? It's very unfortunate that we think we can operate better in English than in our mother tongue. Mother tongue is the base of all creative activity. Mother tongue is the base of all thinking. And what you can create in mother tongue, you can never create in any foreign language. Lekin it's an irony that because of 250 years of English rule in India, English remained the prominent language. And to this day, in administration, in business, is all in English. Are still using English. But I'm pretty sure there are millions and millions of people. India is a land of more than 1,000 million people. And the people who operate in English are very few. They are less than 2% people in India who operate in English. The 98% people who live in rural areas, who live in villages, who of course operate in their mother tongue, don't operate in English, they operate in mother tongue. And India is a rich country. Yes, but the elite society in India, they prefer to speak in English, converse in English, write in English, and they think their future depends on English. The reason is it's an inheritance. After 250 years of English rule. But don't you think the language, I'm sorry, I interrupted. Do you think the languages are actually directly connected to economics? They are, in a very big way they are. But it's not only economics that is life. There are so many more things in life than economics. Correct. And therefore, you might operate in economics in one particular language, but there are other spheres in life where you need a language which is closer to your heart, which you have inherited from your parents and which is known as your mother tongue. And also, if we talk about जिसे पंजाबी में विरसा कहते हैं, और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो सारी विरासत जो है, और हमारे रिलीजियस बुक्स हैं, गुरु ग्रंथ साहिब इज इन पंजाबी एंड वेदा जो है वो हिंदी में है, पंजाबी में दूसरी ज़बानों में. तो यू आर राइट एक्चुअली, इफ़ वी डोंट लर्न अवर लैंग्वेजेस वी सिंपली विल gradually our generation, next generation, they will forget about all that virasat. I can only say one thing. We are one up on the Englishman. The reason is we can learn more than one language. While the Englishman speaks only English, we have been gifted by Almighty to have the capacity to use more than one language. And luckily in India, most of the people, of course, are masters in their mother tongue, try to acquire English, and also speak some regional language. India has a 3-language formula, which is ideal, where you speak your mother tongue, you use a foreign language, which is generally English, and also you learn another regional language. And also Rashtra Bhasha. Yes, by thought. Okay, you write in Hindi. आप poetry सिर्फ लिखते हैं, prose भी लिखते हैं? नहीं, मैं poetry, prose, जैसा मैंने आपसे कहा, ड्रामा, ये सब लिखता हूँ, लेकिन अब लिखने का काम बहुत कम करता हूँ. What I meant from prose was actually I was talking about fiction. You don't write short stories or No, novel. I don't write short stories. And also ये जो आपके 2 वॉल्यूम छप चुके हैं, आर्टिकल्स आपके हैं, मैगजीन्स हैं, पीरियोडिकल्स हैं, न्यूज़पेपर्स में, और बहुत कुछ आपका छप चुका है. तो व्हेन वी टॉक अबाउट हिंदी जो पोइट्री है, इसमें मैंने देखा है कि गज़ल बहुत खूबसूरत लिखी जाती है, और गज़ल आप नहीं लिखते मेरे ख्याल में, सिर्फ पोइट्री लिखते हैं, आप नहीं कविताएं लिखते हैं. तो आपकी एक कविता, 1-2 कविताएं हो जाएं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, वो सोच रहे हैं भाई कहाँ था पोइट है हिंदी के, तो आप तक बातें दूसरी कर रहे हैं. आपने आगाह किया था, इसलिए बहुत मजबूर होकर के मैं अपनी हिंदी की कविता की डायरी ले आया हूँ. मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो चुकी है कि मेरी हिंदी की जो असली
डायरी थी। एक हवाई जहाज के सफर में हाँ। वो हवाई जहाज पे छूट गई और उसके बाद मैंने हर कोशिश की, वो नहीं मिली। तो इसलिए जो उससे पहले की मेरे पास किताब है, That's a big tragedy for a writer. वो उसमें से वो छपी हुई नहीं थी कहीं? वो छपी हैं, बहुत सी कविताएं छपी हैं, लेकिन पूरी जो डायरी थी हाँ, वो उसमें मेरी सारी कविताएं संकलित थी। कोई बात नहीं, तो आपको मैं एक छोटी सी कविता सुनाई दे रहा हूँ। यह है रस्साकशी। रस्साकशी, हाँ। बीते हुए पन्नों पर जब भी नजर जाती है, बीते हुए पन्नों पर जब भी नजर जाती है, छूते ही अधूरेपन की गर्द छन जाती है। बीते हुए पन्नों पर जब भी नजर जाती है, छूते ही अधूरेपन की गर्द छन जाती है। कितने वर्ष पीछे मुझे वापस बुलाती है, चौंक कर पुकारती हाँपती जीवन गति, ठिठक कर छूटा पड़ाव आगे ले आती है। कोरे कागज पर टकी शीर्षक की वही पंक्ति, क्या होगी जीवन में मेरी आकांक्षा, वाह, क्या होगी जीवन में मेरी आकांक्षा। मैंने अपनी कक्षा में लेख तब लिखा था क्या, खुल जा सिमसिम की जैसे चाबी मिल जाती है। वाह, क्या असंभव था, क्या कुछ भी संभव था। दोनों छोर भर कर जोर खींचा किए अपनी ओर, जीने की सरपट जोड़ तोड़ में, वादों इरादों की होड़ में, रस्साकशी चलती रही लगातार, होती मंजूर किसे अपनी हार, आखिरकार रस्सी टूटनी ही थी बेकार, बार बार खींचातानी में, और वो टूटी हुई रस्सी मैं हूं। क्या पता और भी हों मेरे ही जैसे बीते हुए पन्नों पर, फिर जब नजर जाती है तभी चौंकाती, धरती पर बुलाती सधी आवाज आती है, कल की ड्रेस करके प्रेस, करनी तैयारी सभी, कुप्पी है खाली, तेल लाना है बाकी अभी, बच्चे के होमवर्क पर भी नजर डालो कभी, बच्चे की कॉपी मुझे शीशा दिखाती है, मैं अब वो रस्सी हूँ जो कोल्हू घुमाती है। बहुत खूब, बहुत खूब, व्हाट ए थॉट। कोई और भी तैयार रखिए तो। कविताएं तो डायरी में है, लेकिन कविताओं से आगे हम लोग आइए कुछ और बात करें। जी, तो मैं बात कर रहा था हिंदी की, हमारी बात कर रही थी, मोदी साहब जहाँ आए हिंदी में बात की उन्होंने, और न्यूयॉर्क गए, टाइम स्क्वायर में हिंदी में बोल रहे थे। Do you think he was being political, or you think it was right for him to speak in Hindi? Why, he's a very, very popular leader overseas. Wherever Indian communities are, our Prime Minister Modi is very popular. Therefore, whether it was in New York or in Australia or here in Wembley, he was surrounded by thousands of people who wanted to listen to him. And obviously, he was addressing them. And because he was addressing them, he feels much more at home in Hindi. At ease at home. In their own language. So think that was the reason, that because he was feeling at ease speaking in Hindi, or was he being? Because he knew that his audience, was he being tactful? His audience would feel much more at ease. But the thing is, with respect, the people living in these countries, they prefer to speak in English. They are ready to listen leaders talking in English. And even in India, as I said before, more people are speaking in English rather than in Hindi. Do you think he was selling the political thought here? Because I remember he was addressing an audience which was not of youngsters. Our younger generation, our youth, they find it difficult to comprehend their mother tongue. But the elder generation is attuned. But you were at Wembley, so was I. Yes. और मेरे ख्याल में वहाँ 65,000 लोग थे, उनमें मैंने बहुत यंग लोग भी देखे,
मैंने सुना कहते हुए ये, जी हाँ। वो कहते हैं भाई हिंदी में वी कुडंट अंडरस्टैंड, वी कुड अंडरस्टैंड कैमरन बट वी कुडंट अंडरस्टैंड मोदी. The point I'm trying to make is, Yuri Gagarin, when he went to India, he started speaking in Russian. And एक reporter ने कहा कि we saw you talking in English. You can speak English very well. Why are you speaking in Russian? He says, look, I am in India. I am also ambassador of my country, and my country's language is Russian, and I am the ambassador of my language. Do you think that was the thought in Modi's head? Sati Sahab, in today's day and age, it's so easy to get a language translated instantly. We have means, we have resources. In whatever language we speak, like in the United Nations, there are more than 190 countries, and they can use their own language, but it can instantly be translated. It can instantly be interpreted. And therefore, language doesn't stand as a barrier to understanding, to comprehension. Yeah, but when Modi was speaking in New York and in here, nobody was translating. And he was just speaking in Hindi, that's the end of it. Anyway, we want to leave that thing there. You are expert on current affair. When we look at India, some people say India has become an intolerant society. I don't want to quote examples, but that is a thought. Then there are other school of thought. They are saying, no, India is tolerant. If you were to interpret India today about tolerance and intolerance, how will you define that? I would not judge India by a passing phase of a few months or a few years. India has inherited a spirit of accommodation, of tolerance, of acceptance for thousands of years. India is the birthplace of 4 major religions. India is a country which consists of more than 1,000 million people of various languages, various regions, various backgrounds. And everyone regards himself as an Indian, whatever language they speak, whatever region. So I would say the passing phase of intolerance or arguments. But you do accept there's a phases of intolerance, yeah? Yes. There are phases in every country's history. And this is a because if we talk about 1984, there was huge intolerance against the Sikhs. And recently, what happened in Rohtak, then it happened in Bombay also, it happened in Gujarat. You would have madmen in every society. And I would say these madmen can't drive the society. The spirit of society prevails. And in case of India, I said, it's not only a country which tolerates or accepts, it totally inhales whatever culture brings. It is an amalgamation of various cultures. It is an amalgamation of various races who came and settled down there. So India would remain a country which is open, which is tolerant. So overall, you are saying that India is a tolerant society. It is. So what do you think, Mr. Modi, being the Prime Minister and very popular one, as you said yourself, do you think what he promised he will deliver? It would depend. We would have to wait and see it. Because after all... But already he is there. No, I know. He has come. India is a land consisting of huge problems. And you can't switch on something to change the whole setup. India would have to struggle to bring itself out of the dark ages and join the modern age. And it would depend on Mr. Modi's leadership, whether he is capable of doing it or not. But I am pretty sure he has the intention, he has the determination, and we have to watch and see whether he is able to deliver or not. Okay, let's talk about the world itself, today's world. Before I do that, I got this ghazal. I wrote this ghazal in Hindi. एंड इसमें ये मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ कि इसमें कुछ बातें मैंने कही हैं जो आज का जो माहौल है दुनिया का उसको दृष्टमान किया गया है किस कदर आजकल बदली हवा है किस कदर आजकल बदली हवा है हर किसी को लगे है जीवन सजा है तो कोई जगह महफूज नहीं है आजकल
हर तरफ हादसा दर हादसा है। वाह तो शेर है कि कभी बसता था शहर मगर अब हर तरफ दहशत, हर तरफ कज़ा है। वाह, बहुत खूब। तो कहीं कभी बसता था शहर मगर अब हर तरफ दहशत, हर तरफ कज़ा है। मनफी है इस शहर से फूलों की बात, दर्द का है मौसम जहरी हवा है। वाह, दर्द का है मौसम जहरी हवा है। आसमां में बम, ज़मीं पर क्लाशनिकोव। क्या बात है। आसमां पर बम, ज़मीं पर क्लाशनिकोव। कुछ देशों को ये क्या बद्दुआ है। और मैं, आप समझ गए किसकी बात कर रहे हैं हम। को अजब जहनियत देखी मुफलिस की, कह रहा है कि रब की रज़ा है। दैट इज़ व्हाट द पुअर पीपल थिंक इन इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान। कि अजब जहनीत देखी मुफलिस की, कह रहा है कि रब की रज़ा है। आदमी थे आदमी, आदमी आदमी से कहता है यहाँ बेहतर तेरा नहीं मेरा खुदा है। तो मकता है कि ढूंढते हो नीर जिस जगह साथी, वो कोई सागर नहीं सहरा है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो गज़ल है इसमें मैंने आज की जो स्थिति है उसके बारे में बात की है। बहुत अच्छा बयान किया। हाँ जी। तो आप बताइए कि दुनिया की जो स्थिति है आज, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। भाई सिर्फ मैं नहीं, हमारी जनरेशन इस इंतज़ार में है कि अब हम इन मुसीबतों को पीछे छोड़ करके एक नई दुनिया बसाएं। आप गौर कीजिए कि पिछले 25 साल में जितनी तरक्की दुनिया में हुई है, दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। दुनिया में अब हम एक दूसरे से जुड़ गए हैं। कहीं भी कुछ हो, सारी दुनिया को उसकी खबर होती है और सारी दुनिया मुतासर होती है। हाँ, और सारी दुनिया उसकी फिक्र करती है, सारी दुनिया उसका हल ढूंढती है। इसलिए मुझे यकीन है कि आने वाले वक्तों में, बावजूद इसके कि हम तमाम तरह की उलझनों से घिरे हुए हैं, नया सवेरा आएगा। हमें समझ आएगी, ये मारा काटी, ये खून खराबी, ये बंद होगी। और हम ये इंसान की तरह महसूस करेंगे कि हर इंसान को बराबर जीने का हक है। क्योंकि जब आप देखते हैं व्हाट इज हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट, हाउ मेनी रिफ्यूजीज वांट टू कम टू यूरोप, और अमेरिका में वो जो जो हो कुछ रहा इलेक्शनों के बारे में है जी, वो जो है क्या फ्यूचर जो है, मुझे कई दफ़ा ऐसा भी लगता है कि शायद देर लगेगी लेकिन हो जाएगा एक दिन। जरूर होगा, देर भी नहीं लगेगी। दुनिया अपने आप को सही कर लेती है। ये ऊपर वाले की इनायत है कि उसने हमें इतनी समझ दी है कि हम सही और गलत के बीच में विवेक कर सकें। और मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल, क्योंकि हम जिस दौर हम तो यही दुआ करते हैं कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, आने वाले वक्त हमारी अगली जनरेशंस के लिए अच्छे वक्त होंगे। बेशक हमारी दुआ है। तो आप सुनाइए कुछ, क्योंकि हमारे पास 2-3 मिनट हैं, उसमें चाहेंगे कि भाई आप जो भी है जो आप चाहते हैं वो सुनाइए। अच्छा लीजिए भाई, आपकी फरमाइश है तो एक ये सटायर है, भीतरी आमदनी। भीतरी आमदनी यानी ये जो रिश्वतखोरी है, इस पर एक छोटी सी कविता है जी। कायदे करीने का साफ सुथरा पहनावा, कायदे करीने का साफ सुथरा पहनावा, इज्जतदारों में भला मानुस कहलाता हूँ, बच्चों को देता हूँ मिसाल, देखो मेरी ओर, खट कर पसीने की रोटी कमाता हूँ। दफ्तर हो, सफर हो, बाहर हो या घर हो, झाड़ कर कुर्सी, धुला रूमाल रखता हूँ। वाह वाह। लगने न पाए दाग कहीं दामन में, उठते बैठते इतना ख्याल रखता हूँ। बहुत खूब। मजबूरी हो दौरे पर चाय पानी मानना, लाजिम होता है आना कानी ठानना। सरकारी ड्यूटी पर क्या इसका मुझे ध्यान नहीं, माफी मांग लूंगा मगर लूंगा एहसान नहीं। औरों के आगे पूरे दाम देता हूँ, बेझिझक खुद रसीद लेता हूँ। कागजी खाना पूरी है, हिसाबी जांच की मजबूरी है। रसीदों पर अदायगी की मोहर जरूरी है। लौट कर दफ्तर अपने भत्ते पर, इसी से
हिसाब में जोड़ तोड़ बिठाऊंगा। हाँ माना हेर फेर है तो कौन अंधेर है, हाँ चोरी से कितनी रोकड़ बनाऊंगा, हाँ घूस नहीं लेता तो क्या इतना भी न करूं। माना मैं कोई नेता नहीं हूं, पर क्या इसके माने हैं भूखा मरूं। बहुत खूब, बहुत खूब। तंज है, ये सटायर है, भीतरी आमदनी। हाँ, ये सितार है, बीच की आमदन जो आपको जो रिश्वत की है। तो इंडिया आप जाते रहते हैं, तो क्या आप देखते हैं कि ये तो बढ़ गई है या उतरी है? नहीं भाई, बात यह कि इंडिया की प्रॉब्लम्स जो हैं कहीं स्विच ऑन स्विच ऑफ नहीं हो सकती। हाँ ये जड़ों में समा गई हैं। हाँ और अब सिर्फ मुझे एक बात की तसल्ली होती है जब मैं वापस जाता हूँ, मुझे कोई ऐसा नहीं मिलता जो हालात से खुश हो। हाँ कोई ऐसा नहीं मिलता हाँ जो ये ना चाहता हो कि ये सब बदले। हाँ कोई ऐसा नहीं मिलता जो इस बात की शिकायत ना करता हो कि ये सब गलत है। इस बात पर मेरी आस्था है, इस बात पर मुझे यकीन है कि अगर हर कोई परेशान है, अगर हर कोई इसे गलत मानता है, तो आज नहीं तो कल हम सही रास्ते पर होंगे। कैलाश जी, आपकी बहुत मेहरबानी, आप यहाँ आए, बहुत मसरूफ़ हैं आप, मुझे पता है कभी कहीं मीटिंग होती है, कभी कहीं होती है। तो आप बहुत लोगों को जानते हैं यहाँ, बहुत लोगों को देखो, आप क्रेडिट आपको जाता है कि जो कंप्लीट VIPs लाइक प्रिंस चार्ल्स एंड प्राइम मिनिस्टर जॉन मेजर व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर टू इंडियन विजिट, फिर रेगुलर एनालिस्ट हैं, कमेंटेटर हैं अबाउट द सब कॉन्टिनेंट, गेस्ट स्पीकर करंट अफेयर पर सेमिनार्स पर जाते हैं। बहुत मसरूफ़ आपकी ज़िंदगी है। तो ये जो कविताएं हैं, डू यू थिंक इट इज़ अ डेविएशन फ्रॉम योर अदर वेरी बिजी स्केड्यूल? नहीं भाई, देखिए ज़िंदगी में हर चीज़ से समझौता करना पड़ता है। अगर आप मसरूफ़ हैं तो आप खाना पीना नहीं छोड़ सकते, इसी तरह आप मसरूफ़ हैं तो ये नशा आपसे अलग नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहीं भी मजलिस हो, कहीं भी मुशायरा हो, कहीं भी इसका सम्मेलन हो, मैं सबसे पहले वहाँ पहुँचता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको फिर भी हम कभी जहमत देंगे तो आप आएंगे, मेहरबानी करके, और आपसे और कविताएं सुनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे।